हेलो साक्षी। हेलो भैया। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। तो ये पॉडकास्ट ना बेसिकली ट्रायल जैसा ही है, मतलब हम ट्राई आउट कर रहे हैं कुछ नई नई चीज़ें, जी तो उसी के बिल्कुल। पार्ट में। और मतलब एक बेसिस अगर हम देखें तो इसको काफ़ी लाइट और एक बेसिक कॉन्वर्जेशंस जो हम कर सकते थे वो रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसी को रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। जैसे भैया अभी सोसाइटी में काफ़ी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, काफ़ी क्राइसिस चल रही हैं, हम्म। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो द बिगेस्ट डिलेमा, द बिगेस्ट इशू इन आवर सोसाइटी इज़ जनरेशन गैप। तो जो पुरानी जनरेशन है, आज की जनरेशन को समझ नहीं पा रही है, या फिर उन्हें समझा नहीं पा रही है, समझना चाहती हैं या फिर अपने ओपिनियंस थॉट नई जनरेशन पे थोपना चाहती है। हम्म। जैसे कि रिचुअल्स हो गए, उनके रिवाज हो गए मैरिजेस में, एंड अदर फैक्ट्स जो भी हैं, और एंड अदर जैसे वैल्यूज़ एंड जो भी प्रायोरिटीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे पुरानी जनरेशन है, उन्हें वो जो जैसे वैल्यूज़ है उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि उसमें वैल्यूज़ में जैसे जो हमारी पुरानी जनरेशन है, उनका मोटिव है कि स्टेबिलिटी बनी रहे, हम्म। डिसिप्लिन बना रहे, फैमिली यूनियन, मतलब वो एक फैमिली को साथ में लेके चलने की सोच रखती है। राइट। बट जो यूथ है और आज की जो जनरेशन है, उनका मोटिव ये है कि मतलब वो फैमिली को देखे, बट एकदम पर्टिकुलर उन्हें लेके चलने की सोच नहीं है उनकी। हम्म। मतलब वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और ऑब्वियसली मतलब फ्रीडम, फ्रीडम लवर हैं। ये एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दोनों जनरेशन के बीच में। बहुत बढ़िया। मतलब आपने ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इशू को रेज़ किया है। तो इस इशू को पहले तो थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो आपने स्टार्ट किया था कि अभी हम बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसमें से एक जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की वो थी जनरेशन गैप वाली, है ना, जिस पे हम अभी बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं इनफैक्ट इस पूरे फॉर्मेट में मैं वही सोच रहा हूँ कि हम, मतलब मैं एसेंशियली ये कर पाऊँ कि उस पे ना हम डिस्कशंस कर पाएँ जिसमें आप भी आपके ओपिनियन रखें, मैं भी अपना ओपिनियन रखूँ, और हम दोनों ही उस पर डिस्कस कर पाएँ। मतलब नॉट अज्यूमिंग कि मुझे कुछ पता है और आपको कुछ नहीं पता है, या आपको कुछ पता है मुझे नहीं पता है, बट समहाउ मुझे लगता है कि हम सभी इस एग्जिस्टेंस को एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम सबके ही ऑब्जर्वेशंस हम साथ में शेयर करने की कोशिश करते हैं और उस पर कुछ एक संवाद करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो आपने ना जब एक बात की कि जो पुरानी जनरेशन थी उसमें कुछ रिचुअल्स थे जो वो एक तरीके से चाहते हैं कि आगे की जनरेशन जो है वो भी उसको फॉलो करे, है ना। तो एक पॉइंट हमने इस चीज़ पे बात की, है जो आपने रेज़ किया। और एक आपने रेज़ किया कि फाइनली वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, है ना, और वो वैल्यूज़ पे बहुत फोकस करते हैं, जबकि जो नई जनरेशन है वो शायद वैल्यूज़ पे उतना फोकस नहीं करती, वो और इंडिविजुअलिस्टिक है, या अपना काम की और एक मटेरियलिस्टिक टाइप की लाइफ वो जीना चाहती है ना। इसको ना मैं अगर बहुत फंडामेंटल लेवल पे देखूं तो मुझे लगता है कि ना जैसे जो वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं ना, पहले तो ये देखते हैं ये वैल्यूज़ क्या हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं वैल्यू, आपको इस वर्ड से क्या समझ आता है? सब वैल्यू मतलब कि जैसे कोई पर्सन है, उन्हें आप कैसे ग्रीट कर रहे हो, उन्हें कैसे हम्म। ट्रीट कर रहे हो, मतलब आपके घर पे आ रहे हो तो आप उन्हें कैसे वेलकम कर रहे हो, हम्म। और मतलब कैसे उनसे बात कर रहे हो, रिस्पेक्टफुली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हम्म। तो वैल्यू से मुझे ये समझ में आता है। ठीक है। तो बेसिकली जो शिष्टाचार हम नॉर्मली करते हैं, एटिकेट्स जिसको बोलते एटिकेट्स। हैं, आप उसको एक तरीके से वैल्यूज़ के साथ इक्वेट कर रहे हो, है ना। मैंने एक बार वैल्यूज़ को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ और हम देखते हैं कि वो कैसे इसके साथ अलाइन होगा। तो ना वर्ड को ही आप देखोगे ना वैल्यू, है ना, तो वो वैल्यू के साथ ऐसा लगता है, या उसको अगर हिंदी में बोले तो मूल्य। तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की जो उपयोगिता है उसको शायद वैल्यू बोल रहे हैं, है ना। जैसे जैसे अगर ये फ़ोन देखें तो इस फ़ोन की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो यूजेबिलिटी है, इसकी जो उपयोगिता है, वो मेरे लिए इसकी वैल्यू या मूल्य होगा। इसका कॉस्ट एक अलग फैक्टर है ना, कि ये कितने का आता है या इसका प्राइस कैसा है वो एक अलग फैक्टर है, वो तो हम इसके ऊपर करेक्ट। एक डलते हैं। पर मुझे लगता है कि वर्ड लेवल पे वैल्यू जो है वो इसकी, मतलब हम मैं क्या इसका मेरे लिए यूटिलिटी है उससे हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ को वैल्यू करते हैं।
है ना। जैसे इसकी वैल्यू एक बंदर के लिए बहुत अलग होगी, एक स्नेल के लिए बहुत अलग होगी, और एक चींटी जा रही होगी तो उसके लिए बिल्कुल अलग होगी। तो मैं अगर ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरे लिए उसकी क्या वैल्यू है, मैं उसको देखता हूँ। साथ ही साथ दूसरे ह्यूमन बीइंग्स की भी मेरे लिए कुछ वैल्यू है ना। मैं जिसको इम्पोर्टेंट पाता हूँ उसको मैं एक तरीके से वैल्यू करता हूँ, राइट। तो वहाँ हम वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। उस जगह से मुझे लगता है कि ये जो एटिकेट्स हैं ना, वो एटिकेट्स एक्चुअली उस वैल्यू से उस तरीके से डिराइव होते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बड़े हैं उनकी कोई नॉलेज है और उस नॉलेज की हम वैल्यू करते हैं। तो उसको जब हम शिष्टाचार में लेके आते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर कोई बड़ा आ रहा है तो हम उनके पैर छूते हैं या उनको नमस्ते करते हैं या जो भी करते हैं, और उससे हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं आपकी वैल्यू करता हूँ। ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि ना, एक तो हम बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि एटिकेट्स उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। जैसे मैं आपकी वैल्यू करता हूँ, अब मैं आपके पास अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब आपकी एक वैल्यू मेरे लिए है ही, पर अगर आप मेरे से छोटे होंगे तो हो सकता है मैं आपको हाय करूँगा, अगर आप मेरे से बड़े होंगे तो हो सकता है मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करूँ या पैर छूँ, है ना। तो वो रिलेशन टू रिलेशन उसके जो एटिकेट्स हैं वो बदलते हैं, लेकिन जो वैल्यू है, जो मैं आपकी वैल्यू अपनी लाइफ में पाता हूँ या आप आपके मदर के फादर की, उनकी स्पेसिफिक वैल्यू जब अपनी लाइफ में पाते हो, वो मुझे लगता है कांस्टेंट रहती है। और वो वैल्यू पिछली जनरेशन हो या करंट जनरेशन हो, वैल्यूज़ तो मुझे लगता है वो सेम ही रहती हैं, पर उसमें से भी हम किस चीज़ को अभी वैल्यू कर रहे हैं उसमें फ़र्क है कि नहीं, इसको देखना पड़ेगा। तो आप एटिकेट्स, वैल्यूज़ और ये पिछली जनरेशन और अभी की जनरेशन की वैल्यूज़ में क्या लगता है, कैसे डिफरेंशिएट करते हो, या इस पे आपको क्या आपके ऑब्जर्वेशंस रहते हैं? सब वैल्यू जैसे कि आपने क्लियरली समझाया मुझे कि मतलब सबका कांस्टेंट रहता है। मतलब अब जैसे जनरेशन दोनों में फ़र्क है, ऑब्वियस है। तो दोनों की जैसे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेके, और मतलब फीलिंग वही है, रिस्पेक्ट वही है, बस उसे डिलीवर करने का वे जो है इट्स डिफरेंट। इट्स डिफरेंट बट दैट्स नॉट रॉन्ग। दैट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स डिफरेंट, दैट्स बिल्कुल। डिफरेंट। जो पुरानी जनरेशन है तो उन्हें न्यू जनरेशन कैसे कम्युनिकेट करेगी या फिर समझाएगी कि ये जो हमारा एक वे है, ये हमारा पर्सनल है। मतलब हम इसे डिलीवर कर रहे हैं, आप ये मतलब आपको डिमोटिवेट रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ये हमारा एक तरीका है कि उन्हें हम ग्रीट कर रहे हैं। तो वो न्यू जनरेशन जो ओल्ड जनरेशन को कैसे मतलब कन्विंस कर सकती है या फिर अंडरस्टैंड करवा सकती है ठीक बात है। मुझे ना पर्सनली ऐसा लगता है कि ना, ये जो न्यू जनरेशन है ना, ये न्यू जनरेशन कन्विंस तभी होती है जब उसको वो चीज़ वैल्यूएबल लगती है ना। जैसे हम भी वो क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं ना, कोई मुझे बोले कि ऐसा करो तो मैं तो पूछता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसको करने से क्या होगा। और बच्चे ना जैसे ही एक एज के बाद 3-4 साल से जैसे ही बड़े होते हैं तो वो पूछने ही लगते हैं कि ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है। अगर पिछली जनरेशन या बड़े उस चीज़ का आंसर नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों करना है, जैसे हम क्या हो रहा है ना, हम एटिकेट्स में अटक जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं, आप उसको ऐसे ही नमस्ते करो या ऐसा ही उसको करो। तो हम उसका जो एकदम आउटर वाला पार्ट है ना, उस पर एक तरीके से अटक रहे हैं। लेकिन उस आउटर के पीछे जो ये इंटरनल वैल्यू है या ये जो रिस्पेक्ट है, उसको हो सकता है हम मिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है ना, ये जिद करके तो नहीं मानेगी। मतलब हम भी नहीं माने तो हमारी अगली जनरेशन भी नहीं मानेगी। और मुझे लगता है कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है ना, वो भी प्रीवियस की प्रीवियस जनरेशन की नहीं मानती थी। मतलब इसीलिए वो अपडेट होते रहते हैं ना। तो मुझे लगता है कि शायद फोकस जो होगा ना, वो वैल्यूज़ पे, या जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है उस पर करना पड़ेगा। और उसका जो तरीका है शो करने का, वो अगर ठीक लगेगा तो वो आगे जाएगा, वो ठीक नहीं लगेगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा। और शायद ये अच्छा भी है, मतलब नहीं तो हम पुरानी किसी चीज़ को कभी बन के और उसको बना के या वैसा ही करते रहे तो अब इतनी सारी अपडेट्स हैं, वो फिर कैसे होगी। मुझे क्या लगता है आपको? सब बेसिकली जैसे अभी आपने कॉन्सेप्ट बताया कि थोड़ा बहुत समझ में आया। तो जैसे जो न्यू जनरेशन है ना, मतलब एक उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए कि मतलब उन्हें जैसे कि पुरानी जनरेशन चलते आ रही है, उनकी पीढ़ी चलते आ रही है कि उन्होंने फॉलो किया तो हमारे दादा परदादा, तो हम भी उसे फॉलो करेंगे। उन्हें मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मतलब उसके अंदर ये क्यों करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट उनको जानना नहीं है, बस करना है आपको। बट जो आज की जनरेशन है उन्हें मतलब सब कुछ जानना है कि ये ऐसा है, क्यों है, किस वजह से है। सो
ये फिर कैसे सॉर्ट आउट होगा, आई मीन बहुत बढ़िया, ऐसा। मतलब आपने जो देखा ना, एक्चुअली क्या है ना, मतलब जो प्रीवियस जनरेशन्स है ना, अभी तक क्या है, एजुकेशन इतना वेरीड और इतना इतना प्रीवेलेंट नहीं था। ये हमने जो पूरा एजुकेशन सिस्टम का डिज़ाइन बनाया, हम बच्चों को बचपन से ही लॉजिक कैसे लगाना है, उनका जो एक पूरा तर्क की शक्ति है ना, वो डेवलप कर रहे हैं। तो नाउ दैट वो तर्क शक्ति डेवलप हो गई है, अब आप पीछे नहीं जा सकते। आप उनको बोलो कि बस अब इस चीज़ पे आस्था कर लो, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ये सही है, ऐसा साइंटिफिक नॉलेज काम ही नहीं करती। हमने बच्चों को बचपन से साइंस पढ़ना सिखाया है। हमारी जनरेशन में हमारी पूरी एजुकेशन उन क्वेश्चंस के साथ हुई है ना। हम हर चीज़ को क्वेश्चन करते थे, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। ये तो हमको बाय एजुकेशन सिखाया गया है, उस लॉजिक को बाय एजुकेशन डेवलप किया गया है। तो ये तो एक मुझे लगता है कि ऐसा स्किल सेट है, एक ऐसा पावर है जो हमने एक्वायर किया है। अब उसको छोड़ तो नहीं पाएंगे, और पीछे का रास्ता तो अब बंद हो गया है कि अब अगली जनरेशन जो है आपके साथ आस्था पॉइंट से चल जाए कि नहीं बस आप मान लो और मैंने बोल दिया इसलिए मानना है। वो तो नहीं होने वाला है, इसीलिए हम क्वेश्चन पूछ ही देते हैं ना कि ऐसा क्यों, मैं कैसे मान लूँ कि ऐसा है। करेक्ट। तो पर्सनली मुझे तो लगता है ये पॉजिटिव है। मतलब अब ना जो बहुत सारे हमने मान्यताओं के बेसिस पे जो एक आडंबर रच रखे थे, वो क्वेश्चन होने से जो सही होगा वो टिका रहेगा, जो गड़बड़ होगा वो धीरे धीरे छट जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव हुआ है इस जनरेशन में, और एजुकेशन की बहुत बड़ी महिमा है कि ये हो पाया है। आपको क्या लगता है, मतलब आपके जब ये क्वेश्चंस हैं तो एजुकेशन सिस्टम में जिसमें आप गए हैं, कि आप ये देख पाते हैं कि एजुकेशन में हमको सिखाया ही या ट्रेन ही एक तरीके से ऐसा किया गया है? सो बेसिकली आप जैसे बोल रहे हैं तो एजुकेशन मैटर करती है, मतलब जैसे आज का जो एजुकेशन है पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी अलग, मतलब सोचने समझने का एक नया वे। हम्म। सो आई थिंक कि जैसे जो पुराने जनरेशन है उन्हें भी मतलब ऐसा एजुकेशन मिला होता उनके टाइम पे तो हम्म। शायद वो भी ऐसी वो भी क्वेश्चन कर जन रहे होते चीज़ों को, क्वेश्चन कर रहे होते एंड काफ़ी अपने से बड़ों को चीज़ें पूछ जी। रहे होते कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर। करेक्ट। तो आपके आपके मतलब इस पे आपको क्या लगता है कि आपका क्या कंक्लूजन, मतलब आपकी फीलिंग क्या कहती है कि ये जो एजुकेशन के कारण अब हम क्वेश्चन पूछना चालू किए हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है कि हम पीछे हो गए हैं? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एंड मुझे तो लगता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्वेश्चन करना ही चाहिए और हम्म। उन्हें आंसर मिलना ही चाहिए। तो बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब अब जो हम जिसको ना रूढ़ियाँ कहते थे, वो रूढ़ियाँ बहुत नहीं चलेंगी। मतलब अब अगर वो चीज़ों में दम है तो वो आगे जाएगा। और मुझे लगता है मानव जाति ऐसा करती भी रही है। भाई जैसे जो चीज़ हमको लगता है कि बेटर हो गई, जैसे हमको ऐसा लगा कि कपड़े पहनना अच्छा है, और कपड़े हमने बना लिए अलग अलग तरीके के जो हमको सर्दी से बारिश से बचाती है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम पीछे चले जाएंगे और कपड़े पहनना बंद कर देंगे। मतलब हमने वो डिस्कवर कर लिया तो हमको पता है अच्छी चीज़ है, घरों पे रहना चालू किया, लाइट्स को डिस्कवर किया, तो हम पीछे नहीं जा रहे। तो मुझे लगता है कि वही ना जो आगे की जर्नी है, जो मानव को वैल्यूएबल लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि इस चीज़ में मूल्य है, वो बना के रखेगा। जो उसको लगेगा कि यार इसमें मुझे वैल्यू नहीं दिख रही, तो वो हट जाएगा। तो जो भी वैल्यूज़ कंसिस्टेंट होंगी, जो परमानेंट होंगी, वो आगे बने रहेंगी। वो इस जनरेशन से अगली जनरेशन में भी जाएंगी। जैसे अगर हम बेसिक वैल्यू की बात करें, आपको क्या पसंद है? आपसे कोई रेस्पेक्टफुली बात करे, कि आपको डांट के या आपको गंदा बोल के या आपकी खिंचाई करके आपसे बात करे? सर रिस्पेक्टफुली। एक्सेप्ट वही होता है। किसी के प्रति आपको विश्वास करना बेहतर लगता है कि मैं उसको ट्रस्ट कर पाऊँ, कि मिसट्रस्ट के फीलिंग में रहना अच्छा लगता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हम ट्रस्ट को वैल्यू करते हैं, है ना? इनफैक्ट मतलब हमारा जो पूरा मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम ट्रस्ट को वैल्यू करते हैं। वैसे ही हम रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं, है ना? तो जैसे मम्मी आपकी केयर करती हैं, वो आपके फूड का, आपके खाने-पीने का, आपके ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखती हैं। आप इसको वैल्यू करते हो, कि आपको लगता है कि नहीं-नहीं मम्मी को लोग को ध्यान नहीं रखना चाहिए? नहीं, वैल्यू करते हैं, वैल्यू वैल्यू करते हो। करते पापा जो हैं वो आपके एक तरीके से आपकी ग्रोथ का, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे रह रहे हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करते हैं। ये आप इसको वैल्यू करते हो कि नहीं करते हो? हैं, वैल्यू करते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है हर जनरेशन में बने रहेगी। हर बच्चा उस चीज़ को उसको लगेगा ही, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, उनको ये पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट है ही। उनको मम्मी की, पापा की ये जो वैल्यू है वो चाहिए ही। ट्रस्ट उनको चाहिए ही, रिस्पेक्ट उनको चाहिए ही। इनको आप चेंज ही नहीं कर सकते जनरेशन टू जनरेशन। हाँ, उसका तरीका बदल सकता है। तो मुझे लगता है वो तरीका ही बदल रहा है। जब भी हम अटक जाते हैं कि नहीं यही तरीका ठीक है,
मतलब एक नीड है और एक स्ट्रैटेजी है। वो नीड वैल्यू की वो तो कांस्टेंट बनी हुई है, वो नहीं बदल रही जनरेशन्स में, स्ट्रैटेजीज बदल गई हैं। तो बहुत ऑब्वियसली लगता है कि अब मैं अगर फ़ोन करके किसी को 1 मिनट में बात कर सकता हूँ तो मैं वो करूँगा ना। पहले के ज़माने में मैं खत लिखता था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आज भी खत लिखता रहूँगा। मेरी नीड कम्युनिकेशन की है, वो फ़ोन से पूरी हो या व्हाट्सएप से पूरी हो या एसएमएस से पूरी हो या ईमेल से पूरी हो या खत लिख के हो या फिजिकल जाके हो, ये सब स्ट्रैटेजीज है। पर फंडामेंटल जो कम्युनिकेशन की नीड है वो कांस्टेंट है। ये कनेक्ट हो रहा है कि काफी नहीं मैं नहीं हो गया। जो प्लेस करना चाह रहा हूँ कि नीड्स का कांस्टेंट होना हाँ, और उसको पूरा करने की स्ट्रैटेजीज का बदल जाना। तो अगर जब भी पुरानी जनरेशन स्ट्रैटेजीज पे फंस जाएंगी तब नई जनरेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। पर अगर बहुत फंडामेंटल वैल्यूज पे फोकस कर पाएंगे, नीड पे फोकस कर पाएंगे, तो वो ह्यूमन नीड्स बनी हुई हैं, तो वो इधर से पूरी हुई या इधर से हो, वो होते रहेंगी। तो भैया जैसे इस जो भी कॉन्फ्लिक्ट होना ही है डेली लाइफ में, हमारे साथ भी ये चीज़ होती है। तो ये जो गैप है उसे फील करने, मतलब उसे ऑब्वियस सी बात है, दोनों को एक करने के लिए और क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती है? हम्म तो देखिए, मतलब इसको दो जगह से देख सकते हैं कि एक, पुरानी जनरेशन क्या करेगी और नई जनरेशन क्या करेगी, है ना। तो मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि अम, इसको एड्रेस करने से पहले ना आपने एक और पॉइंट उठाया था, जिसमें आपने बोला था कि जो नई जनरेशन है वो मटेरियलिस्टिक है या इंडिविजुअलिस्टिक है, और जो पुरानी जनरेशन है वो एक तरीके से फैमिली वैल्यूज़ और उसके साथ फैमिली रहती वैल्यूज। थी, है ना। ये भी एक फाउंडेशनल शिफ्ट आया है। तो इसमें भी ना अगेन, अगर वो वाला पॉइंट को भी हम इसी जगह से एड्रेस करें कि जो चीज़ बने रहती है, तो ये जो मटेरियलिस्टिक या इंडिविजुअलिस्टिक हम जिनको बोल रहे हैं इस जनरेशन को, हमें ये भी दिख रहा है कि उतने ही फ्रीक्वेंसी से या उतने ही इंटेंसिटी से लोनलीनेस भी बढ़ रही है। तो जब आप फैमिली के साथ थे तो आपकी वो लोनलीनेस कम थी, पर आपके खुद के फ्रीडम या आपके खुद के जो विल्स थे वो कम हो जा रहे थे। जब आप फैमिली से हट गए हैं, अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं और वो पूरे मटेरियल नीड्स को आप कर पा रहे हैं, उसके बाद वो कनेक्शंस कम होने से आपकी लोनलीनेस बढ़ गई है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि आदमी की कनेक्शन की नीड तो फंडामेंटल है ना, और उसकी एक फ्रीडम की नीड भी है जो फंडामेंटल है। तो कहीं पे क्योंकि हम वो फ्रीडम और उस कनेक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, उसके कारण हम दूर भाग रहे हैं। पर एक तरीके से दूर भागते हैं और फिर पास आते हैं, फिर दूर भागते हैं, फिर पास आते हैं। तो वो जब तक पूरी चीज़ों को जैसा है वैसा हम समझ नहीं जाते कि मेरी एग्जैक्टली नीड क्या है, वो कैसे पूरी होगी, वो वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी और वो कॉन्स्टेंटली कैसे बनी रहेगी, तब तक मुझे लगता है कि ये जो आप चाह रहे हो ना कि जो ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन का गैप ज़ीरो हो जाए, वो मुझे तो नहीं लगता होगा जब तक हम एकदम एकदम ये जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उन तक दोनों पहुंच जाए। लेकिन अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसको कैसे किया जाए, तो मुझे लगता है कि आप एक तरीके से या मैं एक तरीके से ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब हम बड़ों को समझाने जाएं वो तो होने वाला है नहीं, और वो बदल जाए उसके भी चांसेस बहुत कम हैं। अगर उन्होंने 50-60 ईयर्स ऑफ लाइफ सॉरी जी ली है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि अब वो चेंज होंगे या और स्पेसिफिकली हम चेंज कर पाएंगे। तो वो तो नहीं होने वाला। बट क्या हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं? तो मुझे लगता है वो तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो समहाउ फिर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एड्रेस करने की, वो हमारे ऊपर आ जाती है कि एक, हम अपने साइड से कितनी चीज़ों को अच्छे से समझ के और उनकी भी स्ट्रैटेजी की जगह उनकी नीड पे फोकस करके बात कर पाए। मतलब फाइनली वो क्या चाह रहे हैं, वो आपसे कोई कोई एक स्पेसिफिक नीड को पूरा करना चाह रहे हैं। हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी अलग हो, पर आपकी स्ट्रैटेजी से अगर वो पूरी होती है तो मुझे लगता है वो उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो एक पार्ट पे तो मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं। दूसरा, जितना अच्छे से ना हम इस पूरे वैल्यूज़ को समझेंगे, उतना ही ना अगली जनरेशन को भी हम वैल्यूज़ के ऊपर या कैसे उसको पूरा करना है उसके बारे में बता पाएंगे। तो हो सकता है कि अगली जनरेशन के साथ जो हमारा जनरेशन गैप है वो कम हो जाए। तब भी कम्युनिकेशन के तरीके, लैंग्वेज वो चेंज हो ही सकते हैं, पर अगर फाउंडेशन सेम है तो शायद वो जुड़ाव बना रह सकता है। ऐसा मैं थ्योराइज़ करता हूँ। आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या ऐसा पॉसिबल लगता है? पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, बट हम्म। हमें ट्राई करना चाहिए।
अगर हम ट्राई करेंगे, मतलब जो दोनों जनरेशन अगर एक दूसरे के अकॉर्डिंग चल रही हैं, बैलेंस बना के चल रही हैं, अंडरस्टैंडिंग है, एक फैमिली यूनियन में है, जो पुरानी जनरेशन है, न्यू जनरेशन की जो फ्रीडम है उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, तो ये चीज़ आई थिंक थोड़ा सॉर्ट आउट हो सकती है, नॉट एकदम 100%, बट बैलेंस इट कैन, मतलब हम एक चीज़ पे तो अग्री करते हैं कि हम इसकी तरफ ट्राई कर सकते ट्राई हैं, कर है ना। सकते हैं। और ये तो भी बहुत क्लियर है कि हम चाहते तो यही हैं कि दोनों जनरेशन्स के बीच में सिंकिंग या आपस का जो एक सौहार्द है वो बना रहे, राइट। अब उसको कैसा करना है उसके ऊपर हमें एक क्वेश्चन है, मतलब आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है और कैसे उसको वो पूरा कर सकते हैं। तो इस पे मैं एक और पॉइंट रखता हूँ आपके लिए, आप देखिएगा आपको अगर ये इफेक्टिव लगता हो तो जैसे ना मैं, चलिए फ़ोन का एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। तो जैसे आप मान लो इस फ़ोन को सिर्फ एक ही एंगल से देख रहे हो, है ना। तो एक एंगल आपका, एक एंगल मेरा है। इस एंगल से आपको ये फ़ोन कैसा दिख रहा है, मतलब ये जो स्क्रीन है ये आपको ब्लैक दिख रही है कि वाइट दिख रही है? ब्लैक। ब्लैक दिख रही है, ठीक है। मैं अगर अपनी एंगल से देखूं तो मुझे वो वाइट दिख रही है। क्यों? ओके। क्योंकि मेरा एंगल अलग है, एंगल, ठीक है। अब अगर मैं अपने एंगल पे अटक जाऊं कि नहीं ये तो वाइट ही है, और आप अपने एंगल पे अटक जाओ कि ये ब्लैक ही है, कोई चांस है हम दोनों अग्रीमेंट पे आए? नहीं। पर मैंने जब इस फोन को घुमाया तो आपने भी इस एंगल को देख लिया, मैंने भी इस एंगल को देख लिया। अब अग्रीमेंट है कि अच्छा, अब आप अग्री कर पा रहे हो? पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इस फोन को अगर आप पूरे सभी एंगल से देख लो, इस एंगल से भी, इस एंगल से भी, इस एंगल से भी, इस एंगल से भी, उस कंडीशन में अब हम इसके फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि ये कैसा है, कितने चांसेस हैं कि हम अग्री होंगे? पॉसिबिलिटी है कि 100% एग्री 100%, है ना। इनफैक्ट जितना जितना हम फोन को नहीं जानते होंगे उतना ही हम डिसएग्री होंगे। पर अगर आप भी इसको 100% पूरे एंगल से देख चुके हो, मैं भी इसको 100% पूरे एंगल से देख चुका हूँ, हम अग्री होंगे। ये ठीक है। मुझे लगता है यही डिफरेंस है जनरेशन्स में या इवन दो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट में। एग्जिस्टेंस तो वही है ना। आपने उसको एक एंगल से देखा है, मैंने उसको एक एंगल से देखा है। मैं बोलता हूँ नहीं मेरा ही एंगल ठीक है, आप बोलते हो नहीं आपका ही एंगल ठीक है, और हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। पर अगर आपने भी पूरे एग्जिस्टेंस को जैसा है वैसा देख लिया, मैंने भी पूरे एग्जिस्टेंस को जैसा है वैसा देख लिया, चांसेस हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो? नहीं होगा। अग्रीमेंट में ही रहेंगे, है कि नहीं? कि दोनों साइड देख चुके हैं, तो दोनों साइड देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप इसको वाइट बोल रहे हो तो आप गलत हो, और मैं भी जब इसको ब्लैक बोल रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। पर हमारा फोकस कहाँ चला जाता है? गलत प्रूव करने में। आप मेरे को गलत प्रूव करोगे, अरे नहीं नहीं मैं जब बोल रही हूँ वाइट है तो वाइट ही है, और मैं बोल दूंगा आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है, दिखता ही नहीं है, आप बेवकूफ़ हो, कुछ भी बोल रहे हो भाई, जब दिख ही रहा है ब्लैक है तो ब्लैक है। यहीं से तो आर्ग्यूमेंट चालू हो रहा है। फंडामेंटल प्रॉब्लम वही है। अगर पूरे फोन को आप भी देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारा फोकस ना एक्चुअली इस जगह पे होना पड़ेगा कि क्या हम चीज़ों को पूरा देख रहे हैं जैसी वो है, या फिर हम किसी बायस से किसी एक स्पेसिफिक एंगल से देख रहे हैं और उसके पूरे को नहीं देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो आपने बोला ना कि वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे लगता है उसका जो फाइनल जो करना पड़ेगा ना वो वही है कि अगर हमारी प्रीवियस जनरेशन, हमारी अगली जनरेशन और हम तीनों ही पूरे को जैसा है वैसा देख सकते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं हैं। अभी क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी भी अधूरी है, पिछले वालों की भी अधूरी है, अगले वालों की भी अधूरी है, इसलिए हम अपने अपने एंगल्स को देखते हैं, उसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। मतलब अपने एंगल्स को देख के उसके अकॉर्डिंग ही मतलब आगे चलना और बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा मुझे लगता है। बताइए आपको लगता है ये जो हमने अभी बात की उसमें आपके जो स्टार्टिंग के मुद्दे थे वो एड्रेस हुए, कुछ बच रहा है? बस तो नहीं रहा है, काफ़ी आपने क्लियर कर दिया, बहुत मुझे एक्यूरेटली समझ में आया, जो भी मेरे क्वेश्चंस थे वो आंसर हो गए हैं। बढ़िया, ठीक है, चलिए अच्छा रहा। तो ये कॉन्वर्जेसन मुझे लगता है काफ़ी इफेक्टिव रही, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको ना इसमें अगर जो भी लग रहा होगा कि नहीं आया होगा या मेरे वर्ड्स कभी ऐसे हैवी लग रहे होंगे तो आप मुझे उसका फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं जो रखना चाह रहा हूँ वो कितना जा रहा है। तो आप जितना मुझे फीडबैक दोगे उतना ही मुझे समझ में आएगा कि मैं कितना चीज़ों को फ्रेम कर पा रहा हूँ। बढ़िया, तो आज के लिए फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू साक्षी। थैंक यू।